नमस्कार। आज हम पॉलीमर की दुनिया में थोड़ा गहराई से झांक रहे हैं। जी। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि खिंचाव या लोड पड़ने पर ये पॉलीमर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं पॉलीमर टेस्टिंग पर और हम बात करेंगे कुछ खास शब्दों पर, जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, यील्ड पॉइंट। इनको थोड़ा आसान बनाते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये शब्द सिर्फ भारी भरकम टेक्निकल टर्म्स नहीं हैं। असल में ये पॉलीमर की परफॉर्मेंस को समझने के लिए चाबी की तरह हैं। अच्छा। कोई भी चीज डिजाइन करते वक्त ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई मटेरियल कितना लोड लेगा, कितना खींचेगा। चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये क्या बला है? मेरे नोट्स कहते हैं स्ट्रेस यानी किसी एरिया पर कितना जोर लग रहा है, यही है? हाँ, बिल्कुल सही। फोर्स पर यूनिट एरिया, किग्रा सेमी पर स्क्वायर या एलबीएस इन स्क्वायर में मापते हैं इसे। और स्ट्रेन है कि उस जोर के कारण चीज की लंबाई में कितना बदलाव आया उसकी ओरिजिनल लंबाई के मुकाबले। यानी कितना खिंचा। हाँ, कितना खिंचा। ये एक रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और ये दोनों, स्ट्रेस और स्ट्रेन, मिलकर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। ये कर्व मटेरियल के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम्म। यहीं पर गेज लेंथ का जिक्र आता है। ये वो शुरुआती लंबाई है जिस पर हम स्ट्रेन यानी खिंचाव को नाप रहे होते हैं। अच्छा, तो ये कर्व एक तरह से मटेरियल का पूरा रिपोर्ट कार्ड हो गया। कह सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है परसेंटेज एलोंगेशन, मतलब कितना प्रतिशत खिंचाव हुआ। बिल्कुल। परसेंटेज एलोंगेशन बस स्ट्रेन को 100 से गुणा करके परसेंटेज में दिखाना है। और नोट्स में लिखा है परसेंटेज एलोंगेशन एट यील्ड और एट ब्रेक। हाँ, तो एलोंगेशन एट यील्ड है यील्ड पॉइंट तक पहुंचने पर कितना परसेंटेज खिंचा हुआ, और एलोंगेशन एट ब्रेक बताता है कि मटेरियल टूटने से ठीक पहले तक कुल कितना खिंच गया। ये एलोंगेशन एट ब्रेक जरूरी लगता है। बहुत, खासकर उन एप्लीकेशंस के लिए जहां लचीलापन चाहिए। सोचिए, पैकेजिंग फिल्म अगर जरा से खिंचाव में टूट जाए तो, या कोई कपड़ा। इसकी बात हो रही थी, यील्ड पॉइंट और यील्ड स्ट्रेंथ, ये क्या है? देखिए, यील्ड पॉइंट वो पहला पॉइंट है कर्व पर जहां स्ट्रेस बढ़ाए बिना ही स्ट्रेन बढ़ने लगता है। मटेरियल एक तरह से बहना शुरू कर देता है। बहना मतलब? अब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो गई है। वो अपने ओरिजिनल शेप में पूरी तरह वापस नहीं जाएगा अगर लोड हटा भी लिया जाए। अच्छा। और यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेस वैल्यू है जिस पर ये होता है। ये इलास्टिक यानी लचीले व्यवहार से प्लास्टिक यानी स्थायी विरूपण वाले व्यवहार में बदलाव का सिग्नल है। तो यील्ड पॉइंट से पहले मटेरियल स्प्रिंग जैसा है, खींचने पर वापस आ जाता है। हाँ, मोटे तौर पर। यहीं पर प्रोपोर्शनल लिमिट भी आती है। वो अधिकतम स्ट्रेस जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एकदम सीधे अनुपात में बढ़ते हैं, मतलब हुक्स लॉ मानते हैं। ओके। यील्ड पॉइंट या स्ट्रेंथ अक्सर इसी लिमिट के आसपास या थोड़ा आगे होता है। ठीक है, तो फिर इलास्टिक मॉड्यूलस या जिसे यंग्स मॉड्यूलस भी कहते हैं, वो क्या है? इलास्टिक मॉड्यूलस सिंपल भाषा में मटेरियल की अकड़न या स्टिफनेस बताता है। अकड़न। हाँ, ये प्रोपोर्शनल लिमिट के नीचे स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात है। मतलब कितना स्ट्रेस लगाने पर कितना कम स्ट्रेन पैदा हो रहा है। जिसका मॉड्यूलस ज्यादा वो उतना ही सख्त। जैसे स्टील का मॉड्यूलस रबर से कहीं ज्यादा है। कई प्लास्टिक्स हुक्स लॉ को पूरी तरह फॉलो नहीं करते, तो उनमें हम कर्व के शुरुआती हिस्से की ढलान या स्लोप को ही मॉड्यूलस मान लेते हैं। अच्छा, और ये सीकेंट मॉड्यूलस क्या चीज है फिर? सीकेंट मॉड्यूलस थोड़ा अलग है। वो कर्व पर किसी भी चुने हुए पॉइंट पर कुल स्ट्रेस और कुल स्ट्रेन का अनुपात होता है, न कि सिर्फ शुरुआती ढलान। समझ गई। अब दो और मिलते जुलते शब्द हैं, रेजिलियंस और टफनेस। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। दोनों ऊर्जा सोखने की क्षमता से जुड़े हैं, पर अलग अलग तरीके से। रेजिलियंस है मटेरियल की वो क्षमता कि वो यील्ड पॉइंट तक ऊर्जा सोखकर बिना परमानेंट डैमेज के उसे वापस छोड़ दे, एक अच्छे स्प्रिंग की तरह। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यील्ड पॉइंट तक के एरिया को दिखाता है। ओके, स्प्रिंग की तरह वापसी की क्षमता। और टफनेस? टफनेस है मटेरियल की कुल क्षमता। टूटने से पहले वो कुल कितनी ऊर्जा सोख सकता है। ये पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नीचे का सारा एरिया होता है। मतलब रेजिलियंस सिर्फ इलास्टिक पार्ट तक की ऊर्जा है और टफनेस टूटने तक की कुल ऊर्जा। बिल्कुल सही। एक मटेरियल बहुत मजबूत हो सकता है, यानी उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकती है, पर अगर वो भंगुर है तो जरा से झटके में टूट जाएगा। उसकी टफनेस कम होगी। अच्छा, जैसे कांच, मजबूत पर टफ नहीं। हाँ, कह सकते हैं। जबकि एक टफ मटेरियल जैसे कुछ खास किस्म के प्लास्टिक या रबर
शायद उतने मजबूत ना हो, पर वो टूटने से पहले बहुत ऊर्जा सोख लेंगे, झटका झेल लेंगे। क्लियर हो गया। रेजिलियंस मतलब वापसी, टफनेस मतलब सहन शक्ति टूटने तक, बिल्कुल। और आखिर में प्लास्टिसिटी। ये तो यील्ड पॉइंट के बाद की कहानी हुई ना? हाँ जी, प्लास्टिसिटी वही गुण है जो मटेरियल को यील्ड पॉइंट पार करने के बाद बिना टूटे स्थायी रूप से डिफॉर्म होने देता है, खिंचने देता है, मुड़ने देता है। जैसे धातु के तार को खींचकर लंबा करना। परफेक्ट उदाहरण। वो प्लास्टिसिटी की वजह से ही मुमकिन है। तो कुल मिलाकर ये सारे शब्द स्ट्रेस, स्ट्रेन, यील्ड, मॉड्यूलस, टफनेस, प्लास्टिसिटी, ये हमें पॉलीमर के खिंचाव के दौरान के बर्ताव को ठीक से समझने और बताने में मदद करते हैं। हाँ, ये एक सटीक भाषा देते हैं इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल चीजें हैं। बिल्कुल, और यहीं से एक अहम सवाल उठता है कि इन गुणों की समझ हमें किसी खास काम के लिए सही पॉलीमर चुनने में कैसे मदद कर सकती है। मतलब अगर हमें कार का बम्पर बनाना है, तो क्या हमें ज्यादा टफनेस चाहिए होगी, या पाइप बनाना है तो शायद ज्यादा मॉड्यूलस? पैकेजिंग फिल्म के लिए क्या जरूरी होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि एप्लीकेशन के हिसाब से कौन सा गुण सबसे ज्यादा मायने रखता है। सही। इन स्पेसिफिक गुणों की जानकारी डिजाइन के फैसलों को कैसे गाइड कर सकती है, ये अपने आप में एक पूरी चर्चा का विषय है।